क्योंकि इससे पहले इन्होंने किसी एजेंट से भी या जो कंसल्टेंट हैं, सो कॉल्ड कंसल्टेंट जिनको कह लें, उनसे भी ट्राई किया था और 1-2 साल जर्मनी में आप एडमिशन खुद कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम कुछ जो नहीं है है, सिर्फ वो अब आपको ऑब्वियसली कोई एक कंसल्टेंट होता है, उसके पास वो सिर्फ आपका केस नहीं देख रहा होता, वो फिर मल्टीपल बच्चों के वो केस देख रहा होता है, और वो इतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से उसको वो आप कर लास्ट सकते मंथ हैं। जब तो मेरा तो पाकिस्तान गया था तो कैरियर यूनिवर्सिटी में जर्मन एम्बेसी के साथ मिल के जो मैंने सेमिनार किया था, इस चीज़ में भी ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट की क्या करना चाहिए, क्या किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या खुद से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक स्टूडेंट पाकिस्तान से आए हैं, ये मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, ये हम्बुर्ग में आए हुए हैं मास्टर्स करने के लिए। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये सोचा कि क्यों ना इनके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो बना ली जाए और इनसे पूछा जाए कि ये यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करने आए, इनका एडमिशन कैसे हुआ और वीज़ा प्रोसेस जो आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल बना होता है हर स्टूडेंट का कि वीज़ा इनका कैसे हुआ, अपॉइंटमेंट इनको कैसे मिली और अपॉइंटमेंट के बाद इनको कितने दिनों में वीज़ा मिल गया, और ब्लॉक बैंक अकाउंट वगैरह के बारे में इनसे पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे पूछ लें कि इनका सारा ये प्रोसेस कैसे हुआ। इस वीडियो के एंड पे मैं इनसे एक बहुत अहम क्वेश्चन भी पूछूंगा कि जर्मनी में जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस आपको ख़ुद करना चाहिए या किसी एजेंट के थ्रू करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने किसी एजेंट से भी या जो कंसल्टेंट हैं, सो कॉल्ड कंसल्टेंट जिनको कह लें, उनसे भी ट्राई किया था और 1-2 साल वेट करते रहे, लेकिन इनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। तो इस पे भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्या किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या ख़ुद से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो आप कल ही जर्मनी आए, तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो लोग आते हैं वहाँ से, पाकिस्तान से, स्पेशली थ्रू कतर या एमिरेट्स, आप एमिरेट्स के थ्रू आए, तो मुझे थोड़ा सा एक जो है ना शॉर्ट सा एक्सपीरियंस बता दें कि एमिरेट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि वार की वजह से आजकल काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या सूरत हाल है, क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है एयरपोर्ट पे या नॉर्मल आपने देखा है सब? नहीं, सिचुएशन इस टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल है। जब मैं भी अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक कर रहा था, उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा इशू था, लाइक डाउट थे मेरे माइंड में कि जो है दुबई की सिचुएशन काफ़ी जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, तो हो सकता है कि जो है वो कोई इशू हो या फ़्लाइट डिले के इशू मुझे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अर्जेंट बेसिस पे आना था। विद इन अ वीक मैंने अपनी टिकट जो है वो बुक करवाई और जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ। लाइक डायरेक्टली पाकिस्तान से जो है वो मैं इजीली दुबई आए, वहाँ पे विदाउट एनी डिले जो है वो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट आफ्टर 2 आवर्स जो थी वो स्केजुअल थी, और उसी अपने स्केजुअल टाइम पे ही मैं आके यहाँ पे हैम्बुर्ग एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ। अच्छा, चलें, ये तो आपका जो है ना वो ट्रैवल हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया? मैंने बैचलर्स किया है कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है, और मैंने बैचलर्स किया है बिज़नेस में, मैंने बीबी ऑनर्स किया है। अच्छा, तो आप यहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करने हैं? यहाँ पे मैं मास्टर्स करने अपनी ही फील्ड में है, जो कि मेरा मास्टर्स है वो है इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट में, और इसी को ही मैं परस्यू करना चाह रहा था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट मेरा जो है वो डिग्री के बाद गैप जो है वो अराउंड 3.5 ईयर्स का है। अच्छा। और उसके बाद जो है मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ, और मैं फिर जो है वो अभी लाइक यस्टरडे मैंने लैंड किया है जर्मनी में ही टू परस्यू माई मास्टर डिग्री। अच्छा, तो जर्मनी में आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, ये भी बता दें। जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी है मेरी वो विस्मर सिटी में लोकेटेड है, और विस्मर के नाम से ही है, एशकुले विस्मर उसका नाम है। और ये जो हॉक्सशुले विस्मर, और ये जो कोर्सेज़ वो ऑफ़र करते हैं, 2 से 3 कोर्सेज़ वो ऑफ़र करते हैं इंग्लिश में। लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो उसको लाइक वहाँ पे एडमिशन अपना अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 जो है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, और ये जो है फॉर बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए जो है वो IBM है, इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट है फॉर बिज़नेस स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में मैं जब फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर जो उनका बिज़नेस स्कूल था, वहाँ पर जो बिज़नेस की जो डिग्री कराई जाती थी वो पेड थी, आपको पैसे पे करने थे। तो यहाँ पे तो नहीं आपको कुछ पे करना? नहीं, यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की भी है। वो आप जो है वो कंट्रीब्यूशन फ़ी पे करते हो अराउंड 147 यूरोस, जो कि आपको हर सेमेस्टर के स्टार्ट में आपको पे करनी होती है। 147 यूरो, ये तो काफ़ी कम है। मैं उस वक्त 2010 में जब मैंने मास्टर किया था तो उस वक्त हम 250 यूरो फ्रैंकफर्ट में देते थे। हाँ, काफ़ी सारी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ना अराउंड 500 तक चार्ज करती हैं, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं।
तो इतना लाइक वो कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है उनकी। अच्छा। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा मिनिमम जो है वो। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपका जो यहाँ पे जो कोर्स है वो कितने साल का है, 2 साल का है? मेरा कोर्स वैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो होता है 1.5 ईयर का। लेकिन अच्छा। मेरा कोर्स जो है वो 2 इयर्स का है। वो इस वजह से कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ईसीटी पॉइंट्स होते हैं जो कि लाइक इनके इक्वलेंस नहीं होते। तो मोस्टली ये होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट हो गए, इंडियन या बांग्लादेश स्टूडेंट्स हो जो होते हैं, वो जब अप्लाई करते हैं तो उनका जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है फॉर 2 इयर्स। उनको एक सेमेस्टर लाइक आप अपने जो है वो 30 जो है वो क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर बन जाता है। लाइक 3 से 4 जो है वो सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा वो कवर करने पड़ते हैं उस इक्वलेंसी की वजह से। तो ये 2 साल का आपका वो कंप्लीट मास्टर बनता है। लाइक 1.5 साल आपका जो है वो नॉर्मल आपकी स्टडीज़ होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कोर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और उसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो आपका थीसिस का होता है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो वो इसके अलावा और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था? उसके अलावा मैंने 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में भी और अप्लाई किया था। अच्छा। और ये जो एक्चुअली ये जो कोर्स था मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इस कोर्स में था, और मैं जो है वो इसी कोर्स में परस्यू करना चाह रहा था। तो इसके अलावा भी तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था? इसके अलावा मेरा जो है वो एक यूनिवर्सिटी में और एडमिशन हुआ था, लेकिन उसमें मैं अप्लाई नहीं किया। वहाँ पे मैंने उनको लाइक आपका आता है फर्स्ट आपका आता है एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद जो है आप एनरोलमेंट के लिए आप खुद अप्लाई करते हैं। मैंने एनरोलमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया था वहाँ पे। अच्छा। मैंने सिर्फ जो है वो एडमिशन जब आया, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही साथ इस यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन ऑफर हो गया, तो फिर मैंने परस्यू आईबीएम में करना था, तो जिस वजह से फिर मैंने इस यूनिवर्सिटी में अपनी एनरोलमेंट तो कराई। आपको एग्जैक्टली कुछ याद है कि आपने कब यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया और कितना टाइम लगा एडमिशन और आपको लेटर मिलने में और इस सारे प्रोसेस में? अच्छा, द होल प्रोसेस लाइक टेक्स ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। लाइक मैं बैचलर्स के बाद ही मैंने स्टार्ट कर लिया था, लेकिन उस टाइम हमारा जो था आप कह लें कि अपॉइंटमेंट सिस्टम था पाकिस्तान में स्पेशली, वो इस तरह था कि स्टूडेंट्स रात को जो है कुछ 10 बजे सुबह बैठे 3 थे, बजे सुबह या 3 कोई बजे तक आप बैठ के लाइक वो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर वो किस टाइम जो है अपॉइंटमेंट्स ओपन करती थी। अच्छा। तो उस हिसाब से जो है ना वो स्टूडेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट्स वो धड़ाधड़ बुक कर लेते थे, जिसका जो है वो आप कह लें कि इफ़ेक्ट ये होता था कि जो ऑथेंटिक स्टूडेंट होते थे जिनके पास आप कह लें कि एनरोलमेंट वगैरह होती थी, उनके एडमिशन्स हुए होते थे, वो बेचारे भी वो स्टक हो जाते थे जिसकी वजह से। तो ये लास्ट ईयर जब ये चेंज हुआ तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो है अब इनका जर्मनी का जो प्रोसेस है फॉर वीज़ा ये चेंज हो गया, और अब जो है वो सब की जो है वो अपने अपने टाइम पे बारी आएगी। तो अभी भी जो है उनका प्रोसेस है वो तकरीबन 8 महीने 7 से 8 महीने आपके इजीली लगते हैं वेटिंग टाइम अच्छा, में। वेटिंग टाइम। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, अपना ब्लॉग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, लाइक और जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो पोर्टल पे अपलोड करते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट में आप जो है वो शामिल हो जाते हैं, और जब आपकी बारी आती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आपको एम्बेसी आपको ईमेल्स करती है, और अगर आपको उनको कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आप मज़ीद चाहिए तो वो आपसे करेक्शन रिक्वायर्ड करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको जो है वो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल होगा। अच्छा, तो आपने भी ये तकरीबन 2 साल वेस्ट हो गए आपका वो जर्मन एम्बेसी का जो एक मेरे ख्याल में बहुत ही पुअर डिसीजन था कि जिसमें उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ था कि कोई भी बंदा आए अपॉइंटमेंट बुक करे, उसमें बहुत सारे लोग विदाउट एडमिशन लेटर अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक कर देते थे बिल्कुल। और पता चलता था कि 2 साल बाद उनका एडमिशन ही नहीं हुआ और उन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं अटेंड की और वो वेस्ट जाती थी। तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ा ही जो है ना गंदा सिस्टम था। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी जो है ना लास्ट मंथ में पाकिस्तान में जब गया था तो जर्मन एम्बेसी के जो वहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात हुई थी, जिनके साथ मैंने मिल के कैदियम यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया था। अगर आप वो सेमिनार देखना चाहते हैं बाय द वे तो वो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो उनसे मैंने पर्सनली भी ये पूछा था इस बारे में कि ये अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम ये वो, तो वो उन्होंने बताया था कि वो इसके ऊपर और भी काम कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा बेहतर भी करेंगे। अब उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। तो अब जो है आपकी जीपीए के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपका अगर सीजीपीए वगैरह अच्छा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। नहीं, एट द मोमेंट इस तरह का तो नहीं सीन हो रहा। जहाँ अच्छा। जितना मुझे पता है वो आपका है अपॉइंटमेंट टाइम के अकॉर्डिंगली। लाइक अभी जिस टाइम मैं गया अपना उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, उस टाइम एक स्टूडेंट वहाँ पे आया था जिनकी स्कॉलरशिप थी, और उन्हें तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो है वो अपॉइंटमेंट रिसीव होगी। लाइक उन्होंने अप्लाई किया और आफ्टर 10 डेज़ उन्हें अपॉइंटमेंट जो है वो रिसीव हुई।
तो अभी जो है वो फास्ट ट्रैक जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है उन स्टूडेंट्स का जिनके पास स्कॉलरशिप है, इवन दो उनके पास इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं थी। है या फिर जीपीए अच्छे हैं जिनके? स्कॉलरशिप था, जीपीए था, ये पहले होता था। स्कॉलरशिप तो पहले भी वो प्रायोरिटाइज करते थे। प्रायोरिटाइज होती थी। हाँ, तो prioritize ये जो था CGPA था, वो ये जो ओल्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम था इनका, उसमें अच्छा। होता था कि अगर आपका CGPA 3.7 है या उससे अबव है तो आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ आपको अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती थी। अच्छा। और आप वहाँ से अपना प्रोसेस करके आप जर्मनी तो आते अब थे। जो है वो आपका मतलब है कि अब सिर्फ आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, डॉक्यूमेंट के लिहाज से वो आपको 6-7 महीने में वो जो वेटिंग टाइम दुबई में- है, बिल्कुल वो जो वेटिंग अच्छा। टाइम है उनका, उसके अकॉर्डिंगली जो है। आपके कहने का मतलब है कि आपने जब अपनी अपॉइंटमेंट उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डाले अपॉइंटमेंट सिस्टम में, तो उसके बाद आपको 6-7 महीने लगे उसके बाद मुझे 7 महीने लगे। मैंने इंटरव्यू तक? इंटरव्यू तक मैंने अच्छा। अप्लाई किया था जुलाई में, लाइक मिड जुलाई के बाद मैंने अप्लाई किया था। और 2025 में? 25 में, और मुझे अपॉइंटमेंट रिसीव हुई लास्ट मंथ। अच्छा। और अपॉइंटमेंट डेट थी मेरी 15, और उसके 15 को जब अपॉइंटमेंट थी, वीज़ा इंटरव्यू के तकरीबन 20 दिन बाद जो है वो मुझे फिर वीज़ा रिसीव। तो आपका जो है यूनिवर्सिटी में आपने जुलाई में आपको लेटर मिल गया था एडमिशन का, तो आपकी क्लासेस कब थी? क्लासेस मेरी जो है सितंबर से स्टार्ट हो गई थी, पिछले जो साल लास्ट ईयर विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट हो गई थी। तो फिर उसका यूनिवर्सिटी से ही मैंने कंफर्म किया था कि वो अगर डेफरमेंट अलाउ करते हैं तो हम सेमेस्टर डेफर कर लेते हैं, नहीं अच्छा। तो फिर जो भी प्रोसेस है वो फिर यूनिवर्सिटी न्यू का जो एडमिशन लेके? न्यू एडमिशन लेके दूसरा प्रोसेस होता है, वो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से कंफर्म किया कि इसका क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो डीमैट्रिकुलेशन करवाएं अपनी, और उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए, तो हम आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का लेटर ऐसे ऑफर करेंगे। अच्छा। तो इसी तरह एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया और यूनिवर्सिटी से गाइडेंस भी नहीं ली, और जब उनकी अपॉइंटमेंट आई, सेम मेरी ही यूनिवर्सिटी के थे और पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं वो, अच्छा। और उनके साथ ये हुआ कि जब उनकी अपॉइंटमेंट आ गई, उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी से कंसल्ट नहीं किया, लेकिन जब वो गए अपॉइंटमेंट के लिए तो एम्बेसी ने उन्हें कहा कि हमें जो है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है एडमिशन लेटर प्रोवाइड करें। अच्छा, लेकिन एट दैट टाइम उनके पास वो था नहीं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ी। एम्बेसी तो फ्रेश जो है ना एडमिशन लेटर लेती है, बिल्कुल। देखती है क्या? अगर आप बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप समर पे जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर समर से ऐसे सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हुआ है बच्चों का, जिनके भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, तो वो आपको एम्बेसी जो है वो आपको करंट सेमेस्टर के एडमिशन लेटर्स रिक्वायर आपसे करेगी कि हमें इस सेमेस्टर के एडमिशन लेटर चाहिए। अगर जिन बच्चों ने विंटर में अप्लाई किया हुआ था अच्छा। वो वैलिड नहीं होंगे, वो उनको चेंज करने पड़ेंगे। आपका जब एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ तो उसके कितने दिन बाद आपका जो है वो वीज़ा आ गया? मुझे जो है वो 20 दिन का टाइम लगा। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको 2-3 दिन बाद भी आ रहा था, लाइक अच्छा। एक स्टूडेंट थे जिनका बड़ा फास्ट सिस्टम बर्लिन, कर दिया हाँ, उन्होंने। एक 2 स्टूडेंट थे जो बर्लिन में जो जिनका एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हुआ हुआ था, अच्छा। उनका थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो गया। और जो लाइक साइड सिटीज़ हैं, जो थोड़े से कम आप कह लें कि थोड़े छोटे सिटीज़ हैं, उनका थोड़ा सा लाइक आप कह लें कि थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है। अच्छा। कुछ को वीक लग जाता है, कुछ को 2 वीक लगते हैं, लाइक आप कह लें मैक्सिमम जो है वो 3 वीक्स का वेटिंग टाइम होता है। उसके दौरान कुछ स्टूडेंट्स हैं लकीली उनको जल्दी रिसीव हो जाता है, और कुछ को जो है वो अपने टाइम पे ही तकरीबन 2 से 3 वीक्स के तो अंदर आपको आता 3 है। वीक लगे थे? मुझे जो है वो 3 वीक्स लगे थे। सही सही। तो आपने ब्लॉक बैंक अकाउंट जो खुलवाया था वो कौन से उसमें खुलाया था, ऑनलाइन जो सिस्टम है उनका? वो ब्लॉक अकाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्टिव यूज़ किया था। जो एक्सपेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने उसके थ्रू अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन किया। और जो है ब्लॉक अकाउंट जब मैंने अप्लाई किया था एम्बेसी में, उसी टाइम उनका रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लॉक अकाउंट लेटर भी आपका मस्ट होना चाहिए। तो वो अपलोड होना चाहिए। उस टाइम वो लेटर भी आपका कंप्लीट, वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप वो लेटर भी अटैच करके जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपलोड करते हैं, देन उसके बाद आप एम्बेसी की वेटिंग लिस्ट में आप ज्वाइन कर लेते तो हैं। कितना आपने किया था ब्लॉक बैंक? ब्लॉक अकाउंट उनका जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका हुआ है, आप जो है वो 12,000 अराउंड था? 12,000 यूरो जो है वो अच्छा, आप 12,000 ब्लॉक अकाउंट। काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये भी। तो इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस वगैरह जो वीज़ा के टाइम आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आपने की थी? वो भी सेम सर्विस प्रोवाइडर से ही एक फुल पैकेज होता है उनका, उसमें वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपकी इधर भी हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपका सेम सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या मतलब? ये जिस तरह एक्सपेक्टिव है वो Expective। उनकी एक आती है डॉक्टर वाल्टर के नाम से, उनकी जो होती है ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। अच्छा। आप वहीं से जो है अगर आपने वो पैकेज लिया हुआ है, एक पैकेज वो ऑफर करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो फिर आपको लेटर सारे आपको प्रोवाइड हो अच्छा, ये कोई कंसल्टेंट कंपनी है या क्या है इसका? ये एक्सपेक्टिव जो है ये ब्लॉक अकाउंट जो है वो उनको करते हैं, कैटर करते हैं स्टूडेंट्स के। अच्छा। तो जितने भी लाइक स्टूडेंट्स हैं वो लाइक कुछ फिनतबा यूज़ करते हैं और कुछ एक दो और भी प्रोवाइडर हैं, लेकिन एक्सपेक्टिव जो है वो
जो प्रोवाइडर है वो मैंने यूज़ किया, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, और मैंने जो है वो सेम जो है वो यूज़ किया। 1-2 दफ़ा मुझे इशू हुआ, लाइक मैंने कुछ डेट्स वगैरह चेंज करवानी थी, ऑब्वियसली मैंने इतना टाइम पहले वो लेटर बनवाया हुआ था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट आई कि अपने लेटर्स वगैरह जो है इंश्योरेंस लेटर्स वगैरह उनके ऊपर भी डेट चेंज होनी है, तो वो विद इन अ 1 डे जो है वो सारी चीज़ें वो चेंज हो के वो मेरे पास थी, और मैंने सेम कलेक्शन डे के नेक्स्ट डे ही मैंने वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया, और सबमिशन के लिए जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे बताएं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे नज़दीक, कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे किया था? ख़ुद किया था या किसी कंसल्टेंट के थ्रू किया था? अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी लेंथी है। पहले जो है वो 2 से ढाई साल मैं कंसल्टेंट के पास था, लाइक मैंने अपना केस सारा उन्हें दिया हुआ था, और वो हम लोग उन हैंडल कर कंसल्टेंट लेते का हैं। नाम नहीं बताएंगे, ज़रा अच्छी बात नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल। वो जर्मनी में ही रहे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले ये बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं बताऊंगा कि असल मसला क्या है यहाँ पे। तो वो ये था कि लाइक मैं तकरीबन 3 से 4 इनटेक में उन्होंने अप्लाई किया था, और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, और एडमिशन ना होने के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। ये नहीं होता कि आपका सीजीपीए है, यहाँ पे लोग जो है वो कम सीजीपीए के ऊपर भी इनके एडमिशन्स हो जाते हैं, लेकिन मेरा सीजीपीए अच्छा था, मेरा सीजीपीए 3.2 है। और जो है मेन रीज़न्स होते हैं वो आपके होते हैं, लाइक आजकल लोग एआई यूज़ करते हैं फॉर मोटिवेशन लेटर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो उनके पास ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशंस जब ये चेक करते हैं तो आपको वो जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो फिर एआई डिटेक्ट कर लेती है। और ये जो है मोटिवेशन लेटर उस वक्त जब आपने कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे थे तो वो लिख रहे थे या आप लिख रहे थे? सारा प्रोसेस जो है वो खुद ही करते हैं। इसका आपका मतलब काम है वो सिर्फ एआई यूज़ करते हैं, तो इस तरह की आपका चीज़ें सिर्फ यूज़ ये करते काम हैं। होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और अटेस्टेशन सारी आपने खुद करवानी होती है। इसके अलावा जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है ये उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई है करने का, चैट जीपीटी से मोटिवेशन लेटर लिखवाना होता है, अपलोड करना होता है, और उसके लिए वो कहीं 400-500 और अब तो हज़ारों तक चले 1000 जाते यूरो हैं, के, हाँ। 1000 यूरो तक चले जाते हैं, और वो फ़ीस लेते हैं क्या करने के? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। तो लेकिन उसके बाद जो है वो जब अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज हुआ, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त मैं कह सकता हूँ, अच्छा। वो है, उन्होंने मुझे जो है वो रेकमेंड किया कि जो है वो आप अभी इस इनटेक में आप दोबारा अप्लाई करें। उन्होंने थ्रू आउट मुझे गाइडेंस भी प्रोवाइड की। खुद अप्लाई किया, मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल लगा लाइक कंप्लीट प्रोसेस करके, एंड देन अगेन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पहुँचा। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं अभी लास्ट मंथ जब पाकिस्तान गया था तो कैडियन यूनिवर्सिटी में जर्मन एम्बेसी के साथ मिल के जो मैंने सेमिनार किया था, इस चीज़ में भी ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट की थी। इवन जो उनका जो जर्मन एम्बेसी का जो बंदा आया हुआ था उसने भी इस चीज़ को एडमिट किया था, और मैं ख़ुद भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जर्मनी में आप एडमिशन खुद कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना होता है, रिसर्च करनी होती है थोड़ी सी। सिर्फ ये पैसे की बचत नहीं होती कि आप 500 या 1000 यूरो किसी को दे के आप एडमिशन करवा लें, इससे आप सीखते बहुत हैं। अब मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू चीज़ करवा रहे थे, एडमिशन करवा रहे थे, तो आपको इस सारे प्रोसेस की ना सिर्फ जर्मनी में एडमिशन लेने का तरीका, बल्कि जर्मनी के इन्वायरमेंट के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, या जब आपने ख़ुद किया तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आई? अब ये मुझे बताएं कि आपने जब खुद अप्लाई किया तो आपको समझ आया कि यार जर्मनी की लाइफ कैसी है, वहाँ है क्या, मुझे किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा? ऑब्वियसली वो जब आप एक प्रोसेस खुद करते हैं और आप उसके बारे में फिर रिसर्च करते हैं, आप ऐसे वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो जब आप किसी चीज़ को के बारे में रिसर्च करते हैं, आपको चीज़ों का आइडिया होता है, आपको फिर पता चलता है कि जो है वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। स्पेशली जर्मनी का जो है वो सबसे इजी है अप्लाई करना जर्मनी में, क्योंकि आपको इनके 1 से 2 पोर्टल है जिनसे आप इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हो, देन अगैन एक ही पोर्टल है जहाँ से आप एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर देते हो। तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो आप कह लें कि वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो आप यूनिसिस्ट को ही यूज़ करते हैं, और वो एक ही पोर्टल है, वहीं पे आप फ़ी पे करते हैं और आप जो है वो यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन था आपका? यही कि आपने सीखा ज़्यादा, मतलब हाँ, खुद से करने बिल्कुल। से है कि नहीं? तो वो तो ऑब्वियसली आप जो चीज़ें करते हो आप फिर वो सीखते भी हो, आप अप्लाई करते हो। जो कुछ मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ जो है वो लेट्स से कि उनका तो बिल्कुल सिंपल होता है। यूनिसिस्ट में आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आप फ़ी जमा करवाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये है कि अगेन मैं मेंशन करूँगा, जो आपके जितने भी LOM हैं,
लाइक जो आपके मोटिवेशन लेटर्स होते हैं, ख्वाह आप जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हों या आप जो है वो एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हों, वो लेटर्स जो हैं खुद लिखें, वो आप खुद करें, खुद वो लिखें। आप खुद जो है वो उनको चैट टाइप करें। जीपीटी से आप जो है हेल्प ले सकते हैं करेक्शन की, लैंग्वेज करेक्शन की लाजमी ले लें, लेकिन ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो पता चले कि आप किसी बंदे ने लिखी हुई है, या इतनी है कि एक नॉन नेटिव बंदे ने लिखी हुई है। आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो है ना उसको भी समझ आ रही हो कि यार ये बंदा पाकिस्तान से है, इसकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन जो इसने वोकैबुलरी यूज़ की है वो तो इतनी हैवी है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो खुद यूज़ नहीं करते। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। आपने थोड़ा सा ख्याल रखना। बिल्कुल, और इसमें ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अब उनके सब आपको लाइक आइडिया होना चाहिए कि जो आप एआई यूज़ करते हैं, उनके पास जो है वो ऐसे ट्रैकर्स होते हैं कि वो जो पता है चल उन्हें जाता पता है, चल जाता है। तो एआई यूज़ करें, लेकिन उसको आप नॉलेज के लिए और उसको सीखने के पर्पज़ से यूज़ सीखने के करें, बारे एज अ टूल यूज़ एज़ करें, अ टूल एआई यूज़ को करें। एज अ टूल यूज़ तो ना करें। कि जो है वो आप उससे जो है वो लाइक अपने एलओएम वो उससे लिखवाएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, जो गलती लाइक मैं समझता हूँ मेरे उस होल लाइक थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो पहले होती रही, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ी। तो वो यही था कि जो है वो एलओएम में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, और एक दो और डॉक्यूमेंट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस हैंडल हुए। और कुछ जो है वो, अब ऑब्वियसली कोई एक कंसल्टेंट होता है, उसके पास वो सिर्फ आपका केस नहीं देख रहा होता, वो फिर मल्टीपल बच्चों के वो केस देख रहा होता है, और वो इतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से उसको वो आप कर सकते हैं। तो मेरा तो मशवरा सब बच्चों को यही होगा, ऑल्दो के मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मास्टर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। लाइक बैचलर्स के बच्चे होते हैं जिनकी लाइक एज कम होती है, उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप खुद अप्लाई करें और सारा प्रोसेस आप खुद करें। जो आपको लाइक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो नॉलेज चाहिए, वो आप यूट्यूब से ले सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स भी बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप बाकी बच्चों के साथ कनेक्ट होकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मेरा कोई भी मुझे इंडिविजुअल, शायद आपने भी जब मुझे पहली बार अप्रोच किया था, कोई 2 साल पहले की बात है, 2 साल उस पहले। वक्त भी मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि खुद करें, जो भी करना है आपने खुद करना है। और मैं भी जितने भी इंडिविजुअल, इवन कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा होता है, स्कॉलरशिप के लिए, मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ। और जब मैंने सेमिनार में भी ये बात की थी कि यार काम खुद करें। अगर आप खुद करेंगे, यकीन करें कि यहाँ आके आप जर्मनी में आके भी सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आप अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू कोई काम करवाएंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगे। वो हो तो जाएंगे, एडमिशन भी हो जाएगा, आप जर्मनी भी आ जाएंगे, यहाँ पे आके आपको मुश्किलात होंगी, क्योंकि वो जो इन बिटवीन इन्फॉर्मेशन होती हैं। और आप जब एक चीज़ के बारे में कुछ पता करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इर्द गिर्द और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको जर्मनी के बारे में भी कुछ पता चलता है, आपको पता चलता है वहाँ लाइफ कैसे है, वहाँ पे मुझे रहना कैसे है, मुझे जॉब कैसे ढूंढनी है, मुझे घर कैसे ढूंढना है। ये चीज़ें भी एडमिशन के जब आप प्रोसेस में खुद पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। जब आपके लिए कोई खुद से चीज़ें तैयार कर रहा हो, तो यकीन करें ना उन चीज़ों की कदर होती है, ना उन चीज़ों की समझ होती है। और एंड पे आके बच्चे जब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, तो क्या सबसे पहला मसला होता है कि शौक़ लगता है, ये तो कल्चरल शौक़ है जी, ये हमें जो डिप्रेशन शुरू हो गया है, हमें ये मसला हो गया है, यहाँ का माहौल ये है, क्योंकि वहाँ पे आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ढूंढी नहीं होती और ना खुद ट्राई की होती है। तो कोशिश किया करें कि खुद से जो है वो अप्लाई करें, और बड़ा सिंपल काम है। पैसे बचते ही हैं, आपका जो नॉलेज गेन होता है आपको जर्मनी के बारे में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में आप जो भी बंदा अप्लाई करना चाहे, प्रोसेस बड़ा सिंपल है जर्मनी का, लेकिन टाइम टेकिंग है। बहुत सारे लोग ये भी कोशिश करते हैं कि हो सकता है कंसल्टेंट के थ्रू करें तो 4-6 महीनों में चले जाएं। कंसल्टेंट आपका एडमिशन भी नहीं करा सकता, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करता है और उसके पैसे लेता है। तो आप कोशिश करें कि आप खुद करें और इन्फॉर्मेशन लें इर्द गिर्द लोगों से, दोस्तों से, खुद रिसर्च करें, चैट जीपीटी से पूछें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनसे पूछें। तो ये अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, आप जर्मनी में भी आके सक्सेसफुल होंगे। जैसे ये 2 साल किसी और के चक्कर में पड़े रहे शायद इस वजह से इनको नहीं, लेकिन कुदरत ने इनको जर्मनी लाना था, इन्होंने जब खुद ट्राई किया तो वो सारा काम खुद से हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने इससे सीखा भी है। अब मेरे ख्याल में अब जब भी आए तो इनके यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अब इनको ऑलरेडी समझ है यहाँ के सिस्टम की और कुछ ना कुछ इनको इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है आप यहाँ पे आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके जो यहाँ पे मास्टर्स के दौरान जो आपका टाइम है वो आपका अच्छा गुजरे।
बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसके बाद आपको एक आपका फॉलो अप इंटरव्यू करेंगे 5-6 महीनों के बाद, जब आप थोड़े यहाँ सेटल हो जाएँ, कोई काम शाम ढूंढ लें, तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपको यहाँ की ज़िंदगी कैसी लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।